नमस्कार मित्रों। आज का विषय है साठोत्तरी कविता की प्रमुख विशेषताएं, जो एम.ए. हिंदी में उसके सिलेबस में है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में साठोत्तरी कविता का एक प्रकार से जो आविर्भाव हुआ वो नई कविता के बाद हुआ। यदि हम साठोत्तरी कविता से अभिप्राय समझें तो सन 1950 से लेकर के 1960 तक जो नई कविता का हिंदी में बोलबाला था या प्रचलन था, उसके बाद हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए साहित्य की शुरुआत हुई जिसने सन 60 के बाद भारत की परिस्थितियों को समझ करके, भले वो राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, जिसने राजनीति और समाज में बड़े परिवर्तन देखे और उन परिवर्तनों को अनुभव किया। तत्कालीन कवियों ने समाज के उन परिवर्तनों को अपनी दृष्टि से देख करके उसके बारे में अध्ययन किया और फिर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों के आधार पर या अपने अनुभवों के माध्यम से उन्होंने जो भी साहित्य में व्यक्त किया या अभिव्यक्त किया, वहीं पर एक तरह से नई कविता के बाद में साठोत्तरी कविता का एक तरह से आविर्भाव हुआ, उसकी शुरुआत हुई और एक नए प्रकार से सन 60 के बाद में साहित्य लिखा गया। इस साठोत्तरी कविता में जिन कवियों ने एक तरह से सामने आकर के और प्रभावशाली ढंग से तत्कालीन समाज की परिस्थितियों को और राजनीतिक व्यवस्थाओं को जो कड़ी चुनौती देने का प्रयास किया है, वो हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत थी। तो इस प्रकार साठोत्तरी कविता सन 60 के बाद की कविता है और विशेष कालावधि में लिखी होने के कारण इसमें कोई बहुत सारी समाज की और राजनीति की जो एक तरह से नई नई धाराएं विकसित हो रही थी, उनको है जो इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। साठोत्तरी कविता में बहुत सारी मान्यताओं को स्थान मिला तथा जो बहुत पौराणिक या यूँ कहें कि पुरातनवादी जो मान्यताएं थी, उनके प्रति गहरा इनके बीच में आक्रोश था, विद्रोह था, जिसको साठोत्तरी कवियों ने अपने काव्य में व्यक्त किया है। उसमें जीवन की बहुत सारी विसंगतियां थी, क्रूरताएं थी, उन पर इन्होंने तीखा प्रहार किया तथा उसको स्वर दे करके और अपने साहित्य में पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उनके प्रति इन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है। राजनीतिक क्षेत्र की यदि बात करें तो हमारे जो पड़ोसी देश थे, उन पड़ोसी देशों का जो विश्वासघात था और बिना कारण ही देश पर आक्रमण करना और भारतीय जनता के एक तरह से दुख को और बढ़ाना, ये तत्कालीन साहित्य के अंतर्गत उन कवियों ने इसको भी स्थान दिया है, जिसमें भारतीय जनता के मन में जो शासन के प्रति क्षोभ था, आक्रोश था, विद्रोह था
और उसका जो विद्रोह का आक्रोश का भाव था वो जो समाज के अंदर ही अंदर एक तरह से घुट रहा था या बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा था, उसको तत्कालीन कवियों ने समझ करके और अपने साहित्य में उसको उजागर करने का प्रयास किया है, सामने लाने का प्रयास किया है। साठोत्तरी कविता के कवियों ने जो जनता का विद्रोह था, जो क्षोभ था, जो आक्रोश था, जो पीड़ा थी, उन सबको अपनी कविताओं में व्यक्त करके और अपना परम कर्तव्य निभाया है। और 60 के बाद के वर्षों में जो कविताएं लिखी गई उनके तेवर बदले, उनके स्वर बदले, और जो पुराना साहित्य था या जो पुरानी मान्यताएं थी उनसे तत्कालीन समाज का जो मोह भंग हो रहा था उसको इन्होंने अस्वीकार किया। और अस्वीकार सामान्य ढंग से नहीं बल्कि उसके प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया और यथार्थ जीवन का इस साहित्य में सीधा साक्षात्कार तत्कालीन कवियों ने अपने साहित्य में उसको भी दिखाया है। इसके अलावा यथार्थ जीवन पर सीधा प्रकाश 60 के दशक के बाद के कवियों ने या यूँ कहे साठोत्तरी कवियों ने उसमें दिखाया है। जो जीवन की जटिल समस्याओं, उनके प्रश्नों और उनके संघर्षों की इस साहित्य में अभिव्यंजना हुई है। और इस युग के कवियों ने अपने साहित्य में साहसिकता के साथ में जनता के उस तनाव को, उस छटपटाहट को, उस घबराहट को और उनका जो जो समाज के प्रति जो अंधविश्वासों से मोहभंग हो गया था उनको अपने साहित्य में स्थान दे करके और साहित्य को मूल्यवान बनाए। समाज में जो दिनों दिन निरंतर जो मूल्य या यूँ कहें कि सांस्कारिक या संस्कारों के जो मूल्य गिर रहे थे उनके प्रति इन साहित्यकारों ने सपाट बयानी पूर्वक अपने साहित्य में उनको स्थान दिया है। साठोत्तरी कविता पर डॉक्टर दूधनाथ सिंह कहते हैं कि यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून से सनी चमड़ी उतार लेने की तरह है। ये केवल रस नहीं, जहर है, जहर। यह वह कविता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी है, शासन द्वारा कही जाने वाली चिकनी बातों पर आक्रोशी मुद्रा में जल रही है और अपनी समूची शब्दावली से आदमी और उसके परिवेश की तरह परत दर परत उगाड़ रही है। और यदि हम देखें कि समाज में ऐसा अचानक बदलाव क्यों आया, तो हम देखते हैं कि सन 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ और फिर 1965 में हमारा जो दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसने भी हम पर युद्ध थोप दिया। तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी राष्ट्रों की अमानवीय हरकत ने हमारे समाज को, हमारे देश की राजनीति को गहराई तक झकझोर दिया। इसलिए हमारे जो चिंतन की दिशा थी वो बदल गई और हमें झटका लगा। ताशकंद घोषणा बेकार लगी। यह तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां थी, इसके अलावा आंतरिक परिस्थितियां भी इनसे कम नहीं थी, जिसको कि तत्कालीन साहित्यकारों ने अपनी साठोत्तरी कविता की एक तरह से आधारशिला रखी और उनको साहित्य में उभारने का प्रयास किया। युद्ध के बाद सामाजिक अर्थव्यवस्था, महंगाई और जो पहले से चली आ रही थी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक
खोखले आश्वासन, रिश्वतखोरी और आम आदमी की बढ़ती हुई दिक्कतें भी साठोत्तरी कविताओं को एक तरह से निरंतर मसाला देती रही। तो इस प्रकार है जो साठोत्तरी कविता का आविर्भाव हुआ, उदय हुआ, और तत्कालीन साहित्यकारों ने उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए उस प्रकार का साहित्य लिखा। यदि हम इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो सर्वप्रथम हम पाते हैं कि साठोत्तरी जो कविता थी वो मोहभंग की कविता थी। इस समय के कवियों ने तत्कालीन समाज से भी मोहभंग हो गया और तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं से भी इनका मोहभंग हो गया। इसका एक उदाहरण है, मैंने इंतज़ार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई किसी की रोटी नहीं छीनेगा, मैं इंतज़ार करता रहा। तो इस प्रकार है जो उस समय के जो व्यवस्थाएं थी, राजनीति की और सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उनके प्रति तत्कालीन समाज का मोहभंग हो गया था। दूसरा, उस समय के जो साहित्यकार थे उन्होंने राजनीति पर अपने साहित्य में टिप्पणी करना शुरू कर दिया था। नई कविता के बाद जो साठोत्तरी कविता आई, उसमें जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी लेखनी राजनीति के ऊपर उठाई, और न केवल उठाई बल्कि बहुत कुछ लिखा, बहुत सीधा सीधा लिखा। इसका एक उदाहरण है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। तो इस तरह उस समय के जो कवि थे उन्होंने राजनीति के ऊपर बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया था। अगली जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है, साठोत्तरी कविता में था आक्रोश का स्वर। साठोत्तरी कविता में यदि हम उस समय के साहित्य को देखें, उस समय के समाज को देखें, तो जो समाज का आक्रोश था उसको उस समय के कवियों ने अपने साहित्य में स्थान दिया है, और वो एक तरह से प्रश्न करने लग गए थे। इस लायक उस समय का समाज हो गया था कि वो प्रश्न करने लग गया था। इसका एक उदाहरण है, क्या दिया तुमने महज जय हिंद, फकत फाका कसी आंकड़े, बस आसमानी आंकड़े, गुत्थम गुत्थई राशन की कसी कतारें, बेरोजगारी। तो इस प्रकार उस समय का समाज राजनीति से प्रश्न करने लग गया था, सपाट बयानी करने लग गया था, बेबाक बोलने लग गया था। और अगली जो विशेषता है वो है अभिव्यक्ति की अक्खड़ता। साठोत्तरी कविता का कवि एक अक्खड़पन पर आ गया था, क्योंकि जो राजनीति का जो स्तर था वो गिरता जा रहा था, और समाज दुखी, परेशान, बेरोजगारी, बेतहाशा, भयभीत, इस तरह से परेशान था। तो उनकी जो विपरीत परिस्थितियाँ थी उनके ऊपर साठोत्तरी कवियों ने अपनी लेखनी उठाई, और उन्होंने अपने अक्खड़पन से तत्कालीन समाज की व्यवस्था और राजनीतिक की जो व्यवस्था थी उस पर अपनी लेखनी चलाई। वे जो दूसरा गाल सामने कर देने का उपदेश दे, लोगों को नपुंसक बनाते रहे, नहीं थे हमारे पूर्वज। इस प्रकार है जो उन्होंने महात्मा गांधी जी का भी जो उस तरह का अहिंसा का एक तरह से बयान था, उसके प्रति भी अपनी
अभिव्यक्ति दी। अगला बिंदु है साठोत्तरी कवियों के काव्य में सपाट बयानी देखी जाती है। उन्होंने बेबाक होकर के, निर्भीक होकर के समाज और राजनीति पर तीखे व्यंग किए और उन व्यंगों के माध्यम से अपनी कविता को एक तरह से उनके खिलाफ खड़ा किया। तो ये कुछ साठोत्तरी की कविता की प्रमुख विशेषताएं